सो हेलो डियर लर्नर एंड अगेन वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो जैसे कि हमारी वन शॉर्ट सीरीज लेक्चर चल रही है, डेली आपके लिए 20 से 25 आधे घंटे 1 घंटे मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम वीडियो को खींचने की। बट बहुत ज़्यादा अगर ड्यूरेशन हो तो बहुत सारे स्टूडेंट देख नहीं पाते हैं वीडियो को कम्प्लीटली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो एवरेज लेंथ रहे वो 30 मिनट के अंदर अंदर रहे, ठीक है। तो इट इज़ अ वन शॉर्ट लेक्चर जहाँ पे आपने देखा कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किया है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो वन शॉर्ट रिवीजन है आईआईटी जेम से पहले आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। मॉडर्न मैं कंप्लीट कर दूंगा 2-3 लेक्चर के अंदर। आज मैं आपको श्रोडिंगर यानी कि वेव क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल जो लेक्चर था बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स हमने ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी तक कर लिया था, ठीक है। अब मैं इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ, ध्यान रखिए जो चीज़ आपको कवर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आईआईटी जेईई में सेम क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। उससे बाहर आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, आप कुछ भी एक चीज़ भी एक्स्ट्रा अगर नहीं पढ़ के जाएंगे, फिर भी यू आर एबल टू crack, you able to do each and every question in your IIT JEM, in your MSc entrances, in GATE examination. Most of the question are from the same topics. तो बस आपको क्या करना है, यू नो दैट आपको वीडियो को सपोर्ट करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ इंश्योर कि आप जो है चैनल को बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। बट सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपको डेली नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेगा। तो चलिए आज की बात में कहानी स्टार्ट करते हैं एंड आई एम स्टार्ट विद द वेव क्वांटम मैकेनिक्स। देखो आपने बहुत बार एक टर्म पढ़ा होगा, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, है ना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का नियम पढ़ा होगा। देखो ये क्या कह रहा है कि स्पेस है हमारे पास, तो स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली इसका जो मेन स्टेटमेंट है वी कहता है कि वी कैन नॉट फाइंड टू कैनोनिकली conjugate dynamic variable, okay, two canonically conjugate dynamic variable simultaneously, okay, simultaneously with accuracy। अब यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा मन में कि सर कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। देखिए कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल उनको कहते हैं जो हमारी इक्वेशन होती है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पी आई डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल क्यू आई और क्यू आई डॉट इक्वल टू माइनस डेल एल अपॉन डेल पी आई, उसको जो फॉलो करती है उनको कहते हैं कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल। तो अगर तुम किसी पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड करोगे, पोजीशन फाइंड कर रहे हो, तो डेल्टा एक्स क्या है भाई, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इनटू डेल्टा पी एक्स, इसका ये कंपोनेंट सेम कंपोनेंट, अगर इन दोनों को मेजर करोगे तो आपकी एरर कम से कम एच कट अपॉन 2 आएगी या एच अपॉन 4 पाई भी आप इसको कह सकते हो मिनिमम। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में एक साथ अगर इनको मेजर करने जाओगे, आपने एक्स मेजर करना चाहा, उसी समय अगर आपने मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट मेजर करना चाहा तो ये एच कट अपॉन 2 आएगा। जबकि अगर मैं ये करूं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स तो ये मे बी 0 आ सकता है। इन दोनों को एक्यूरेटली फाइंड कराया जा सकता है क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेटली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल नहीं है ना। तो ऐसी डेफिनेशन से बचिएगा कि अब आप ऐसा मतलब छोटी क्लासों में ठीक है कि हम जब तक हम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ते तब तक डेफिनेशन सही है कि मोमेंटम और पोजीशन एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। बट अपन को अब डेरिवेशन को डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही डेल्टा ई एनर्जी और टाइम भी कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल है। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन इज ऑल्सो कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल। तो ये भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। जेम में 1-2 बार इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने आईआईटी जेम का पेपर देखा तो आईआईटी जेम में आपको 2 से 3 बार ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की जो कंडीशन है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। जल्दी से जाइए, नोट इट डाउन।
हमने ये चीज़ फाइंड कर ली, ठीक है, ये चीज़ आपने इजीली क्या कर ली, यहाँ पे मेजर कर ली। तो ध्यान रखिएगा, टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल को अपन जो है आर्बिट्री एक्यूरेसी के साथ कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें भी तब भी नहीं फाइंड कर सकते हैं, नहीं चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, चाहो तब भी नहीं फाइंड कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। ये आपके पास ऊपर लिमिटेशन है बच्चों। ओके, ये क्या है, ये माइक यार पैर में ना फंस जाए, मेरा सर फूट जाएगा नहीं तो, ठीक है। तुम तो कहोगे चलो कोई नहीं, सर फूट गया तो फूट गया। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। तो अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसका यूज समझते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज आपको सबसे पहले कहाँ यूज होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो अगर आप उसकी एनर्जी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरा आपको बोहर एटॉमिक रेडियस निकालने में ये काम आएगा। आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, अगर कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप इससे निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर रेडियस आप इससे निकाल सकते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट है जिनको हम विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एक्स है मेरा, इसको आप क्या कहते हैं, एरर या है ना स्टैंडर्ड डेविएशन नाम है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना, एक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी ऑपरेटर की, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर कभी डेविएशन से क्वेश्चन पूछ ले या मीन स्क्वायर डेविएशन पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो समझ गए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल। केमिस्ट्री वाले भी इसको यूज करते हैं, फिजिक्स में भी आप यूज करते हो, केमिस्ट्री में भी आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो सेम ही चीज़ लगभग होती है, मैक्सिमम चीज़ सेम ही है। तो जैसे अगर आपको ये निकालना है, एनर्जी निकालनी है या एरर इन मोमेंटम निकालना है, बिल्कुल सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एरर इन वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्स मास इंटू एरर इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, इक्वल कर देंगे इसको एच कट अपॉन 2। तो यहाँ से अगर डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा वी निकाल सकते हैं, एच कट अपॉन 2m इंटू डेल्टा एक्स। ये पूछा जा चुका है जैम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड, है ना। तो इसको ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा, वैसे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप क्लासेस देखते हैं रेगुलरली। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लूँगा स्टैंडर्ड। तो वेरिएशन समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन क्या होता है। अब आप क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो हम बात करेंगे वेव फंक्शन की। भाई सी, हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जब चलता है तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट हम उस पर एजेंडा पे बात करते हैं। देखो साई, यहाँ पे एक वेव फंक्शन है, जैसे एक्स पोजीशन थी, एक्स क्या रिप्रेजेंट करती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन पता है तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, मतलब उस पार्टिकल के बारे में, उसके खानदान के बारे में सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। उसका बाप कौन है, उसकी मम्मी कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है ना, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, सब पता कर सकते हैं इससे। यहाँ पे कौन चाहिए, वेव फंक्शन साई चाहिए। साई किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पोजीशन है, सिंपली क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, उसके इक्वेशन मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है साई। वेव फंक्शन है ना, तो पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपका पार्टिकल कैसा पार्टिकल हो, आपका पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर अपन का पार्टिकल बेटा क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो तो इसको ध्यान रखिएगा क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो बट साई का फिजिकली एक्स कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस है नहीं, तो हम हमेशा साई इंटू साई स्टार करते हैं, इसको हम साई मॉड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी
ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं साई स्क्वायर dv कर दूं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस वॉल्यूम है। अगर मैं इसको लिमिटेड कर दूं x1 से लेके x2 तक, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल कि हमारा पार्टिकल x1 टू x2 के बीच में हो। हमारा जो पार्टिकल है भाई x1 से लेके x2 के बीच में होगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने मेजर की कहाँ से? इस टर्म से मेजर की है। समझ रहे हैं? तो वेव फंक्शन है, कंडीशन आई। तो अगर मैं कभी -∞ से +∞ साई स्क्वायर dx या डी टाउ कर दूं, तो ये 1 आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि पूरे स्पेस में आप बात कर रहे हो, होल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ही होगी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। और कोई भी फिजिकली एक्सेप्टेबल क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। तो आप इससे अगर मान लो वेव फंक्शन साई इक्वल टू a साइन kx दिया है, तो ये जो a है इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस थ्योरम की हेल्प से निकाला जा सकता है। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ऐसे ही एक ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दोनों अगर आपको ध्यान रखनी है तो -∞ टू +∞ साई i साई j, साई 1 साई 2 हो सकते हैं। dx इसकी वैल्यू डेल्टा ij के बराबर होती है। इसको कहा जाता है क्रोनिकल डेल्टा सिंबल। तो इसकी वैल्यू आइदर भी 1 और आइदर भी 0। 1 कब होगी? जब i j के बराबर होगा, और i j के बराबर अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आप इसको टेंसर एनालिसिस में पढ़ते हो। ये है क्रोनिकल डेल्टा सिंबल। मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे अच्छे से, फिजिक्स वालों को जरूरत नहीं है कुछ। टेंसर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात कर लेंगे, है ना। फिलहाल हमारे टेंसर से कोई वास्ता नहीं है। तो ये है ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन ये है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है। तो ये दोनों मिक्स कर दिया हमने। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जैसे मैंने दिखाया था, है ना, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। प्लीज इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इफ वेव फंक्शन, ठीक है, इज नॉर्मलाइज्ड, अगर यार आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है ना, तुम्हारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, तो ये -∞ से लेके +∞ तक साई स्टार साई dx dv की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि वेव फंक्शन बेटा कैसा है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। तो ये कंडीशन है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की कि कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, देखो हम एक स्पेस में है, -∞ से +∞ में पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा। अगर मैं इतनी सी जगहों में प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो x1 टू x2 साई स्टार साई dx, ये फेवरेबल इवेंट है हमारा। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? साई स्टार साई dx। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ये 1 हो जाएगा। बट हमेशा इस पूरे फॉर्मूले को लेके ही चलना। जब भी क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो प्लीज़ मेक श्योर कर लेना कि आप इस पूरे फॉर्मूले को लेके चल रहे हो। आधा अधूरा फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। आधा अधूरा फॉर्मूला काम नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन करना इस पूरे फॉर्मूले को लेके चलना भाई, तभी तुम्हें मज़ा भी आएगा, तभी क्वेश्चन भी बनेगा। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने को। जेस्ट वगैरह में क्वेश्चन देखें तो आपको कभी कभी मान लो आपको पूछ ले कि भाई जो वेव फंक्शन है ना, जो हमारा वेव फंक्शन है बच्चों, उस वेव फंक्शन की यूनिट पूछ लेता है। 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल वेव फंक्शन है, 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। तो देखो साई मॉड स्क्वायर यानी कि साई मॉड स्क्वायर dx इक्वल टू 1 होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो साई बराबर क्या हो जाएगा? 1/dx की पावर 1/2, है ना। ये 1 डायमेंशन में है वेव फंक्शन, 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। तो dx 1/dx इज द लेंथ की पावर 1/2, मीटर की पावर 1/2 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में dx हो जाएगा खाली
स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 लेंथ इज द यूनिट ऑफ वेव फंक्शन, और 3 डायमेंशन में देखें तो 1/dx की पावर यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, तो यानी कि 1 लेंथ की पावर होती है 3/2। तो सेम तरीके से n डायमेंशन में अगर मैं बात करूं, n डायमेंशनल वेव फंक्शन है ना, आपका वेव फंक्शन कैसा है, n डायमेंशनल है, तो 1 लेंथ जो भी एलिमेंट होगा उसकी पावर n/2। तो ये वेव फंक्शन की यूनिट का फॉर्मूला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से आप वेव फंक्शन की डायमेंशन फाइंड करते हैं। कभी कभी आपसे डायमेंशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो माय डियर फ्रेंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को भूल नहीं सकते, है ना। तुझे भुला दिया तेरा प्यार थोड़ा है कि भूल जाएंगे, आपको ये याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन करना है ना। नहीं करना है तब तो बात ही अलग है, तब तो मज़े ही है, मतलब क्वेश्चन नहीं करना है तो। अच्छा जी, अब अगर कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, साई फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इस बात का कैसे पता चलेगा कि वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। देखो, पहला, साई को हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए वेव फंक्शन, साई है ना डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसके जो यूनिट्स है ना, सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल, है ना। साई के जो डेरिवेटिव है इनको भी सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस, ये सब होना चाहिए। चौथी बात है ना, साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, यानी कि -∞ से लेके +∞ तक अगर मैं साई स्टार साई dx करूं तो ये फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, बशर्ते ये इनफाइनाइट आ रहा है तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए साइन और कॉस फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होते हैं पूरे स्पेस में। 0 to L लिमिट के अंदर वो फाइनाइट है, बट साइन इन्फिनिटी आपको नहीं पता है ना, उन रेंज में -∞ से +∞ में स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे साइन और कॉस। इसलिए पूरे स्पेस के लिए वेव फंक्शन साइन और कॉस नहीं होते, केवल एक लिमिटेड वेव फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में साइन लगा दो या कॉस लगा दो, भाई वहाँ पे काम चल जाएगा, सब जगह नहीं चलेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि इतनी बातें तुम्हारे भेजे के अंदर समा चुकी होंगी। अब आप परेशान होते हो श्रोडिंगर से। श्रोडिंगर भाई साहब, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जैसे आपने बहुत अच्छे से श्रोडिंगर कैट भी पढ़ा होगा, मेरी वीडियो पड़ी होगी श्रोडिंगर कैट वाली, आप देख लेना किस तरीके से बिल्ली ने अपना बदला लिया श्रोडिंगर से, है ना। श्रोडिंगर ने बिल्ली को क्या किया था, उस कंटेनर के अंदर बंद किया, तो उसके जिंदा और मरने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है, आपको पता है। जब आप डब्बे को खोलेंगे तो बिल्ली जिंदा होगी या मरी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता सकते हैं, तो उसको श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट वेव और पार्टिकल नेचर आप नहीं बता सकते रेडिएशन का, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का। तो अब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें, श्रोडिंगर इक्वेशन देखें क्वांटम मैकेनिक्स में, तो एच इज द हैमिल्टोनियन, यानी कि ये होती है मेरी बच्चों टोटल एनर्जी। तो H को अगर साई पे ऑपरेट कराएंगे तो एच साई बराबर क्या मिलता है, ई साई। तो H इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, H इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई साई। तो इसको तुम p²/2m इंटू साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई इक्वल टू ई साई लिख सकते हैं। इनको ऑपरेटर में भी डिस्कस करेंगे। P की वैल्यू है ना, P की वैल्यू माइनस का आई एच कट, ठीक है, और डेल अपॉन डेल एक्स होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी हम डिस्कस करेंगे। साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, I² -1 तो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू क्या आया, ई साई आया।
तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको याद भी रखना, बाद में भी काम आएगा, साई प्लस ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ई इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, एनर्जी आइगन वैल्यू है। सो इसको याद रखने की कोई खास ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये वेव फंक्शन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है। ये टाइम डिपेंडेंट कहलाएगी अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करेगा, ये टाइम इंडिपेंडेंट कहलाएगी अगर पोटेंशियल टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं करेगा। डिपेंडेंट पोटेंशियल पे ऊपर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल अगर टाइम पे डिपेंड है तो टाइम डिपेंडेंट है, पोटेंशियल अगर बच्चों टाइम पे इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। अब बहुत बार सवाल ये आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, आपने पढ़ ली, यूज क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन का। देखो वेव फंक्शन अगर आपको गिवन हो तो फॉर्म ऑफ पोटेंशियल निकालने का जो क्वेश्चन होता है वो इसकी हेल्प से होता है। जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है, इस पे एक सवाल हम कर लेते हैं कि जैसे मान लो ना आपको सवाल क्वेश्चन दिया है, सिंपली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वेव फंक्शन किसी पार्टिकल का वो दिया है आपको a e टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। फिर आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू ई नॉट की जो वैल्यू है, एनर्जी आइगन वैल्यू वो एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम है। एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल। तो आपको फॉर्म ऑफ पोटेंशियल बताना है कि पोटेंशियल किस फॉर्म का होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, अभी देखा था तुमने एच कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई, वी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इक्वल टू ई साई, और ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी कहानी लगाओ, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर एक्स 4 अल्फा की पावर 4 एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, देख लेना, प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ये आ रहा होगा। अब देखो ये पोजीशन का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तब आएगा जब राइट हैंड साइड भी पूरा कांस्टेंट हो, यहाँ भी कोई पोजीशन का फंक्शन नहीं हो। तो इसमें ये तो पोजीशन का फंक्शन है नहीं, तो ये है पोजीशन का फंक्शन, यानी कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 4 अल्फा की पावर 4 एक्स है ना, 4 अल्फा की पावर 4 एक्स, और बाकी ये तो वेव फंक्शन है ए ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, और प्लस वी, ये दोनों किसके फंक्शन है, पोजीशन के फंक्शन है। तो इनको जीरो करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट है तो इधर भी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप इसको जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्म आ गया, एच कट स्क्वायर अपॉन एम 2 अल्फा की पावर 4 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो रहा होगा शायद, ये देख लेना एक बार। तो ये है पोटेंशियल का फॉर्म, ये यूज है श्रोडिंगर इक्वेशन का। कभी भी जीवन में, नेट में, गेट में, आईआईटी जैम में, एमएससी एंट्रेंसेस में, जहाँ कहीं भी सवाल दिखे फटाफट लपक के सॉल्व कर लेना। कहीं भी सवाल दिखे तो धड़ाधड़ जाना और सॉल्व कर लेना भाई, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। ओके, यहाँ इसको सॉल्व कर लेना। एक और लास्ट चीज़ बता देता हूँ, है ना, फिर कल नए लेक्चर को कवर करेंगे। एक लास्ट टर्म बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अगर कभी पूछे क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में करंट डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो होती है ना, एच कट अपॉन 2m। एक बार हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी पढ़ सकते हैं, है ना, इजी मेथड भी कर सकते हैं, या तो तुम इसकी डायरेक्ट मेथड पढ़ लेना। मुझे लगता है तो हमेशा जहाँ तक है, मैं कभी कभी भी जब भी क्वेश्चन करता हूँ इसके, वो कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मेथड से करूँ, क्योंकि ये वाली जो मेथड है इसमें याद भी बहुत रखना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती है। तो माइनस आई एच कट अपॉन 2m, ये फॉर्मूला है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, इस तरीके से निकाल लो ना।
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ये, ठीक है। या डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है साई मॉड स्क्वायर इनटू, यहाँ पे आप आइगन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर लग सकते हो सीधे सीधे, या तो इस पूरे फॉर्मूले से आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज माइनस आई एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई, या इसको डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट मेथड इजी रहती है। तो इससे आगे का जो लेक्चर है यानी कि यूज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में जो पोटेंशियल्स होते हैं, वन डायमेंशनल पोटेंशियल, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब।